इन सभी प्रकारों में यूरोपीय स्वयं को जड़ प्रकृति द्वारा लादे गए प्रत्यक्ष बाह्य रूप की प्रतिलिपि तैयार करने की आवश्यकता से आबद्ध कर लेता है। हम ये यूरोपीय वाले की बात कर रहे थे, तो प्रत्यक्ष बाह्य रूप जो है उसकी प्रतिलिपि तैयार करने, उसकी कॉपी की आवश्यकता से आबद्ध कर लेता है। वह बाह्य रूप का दास होता है और इसलिए उस आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त कर सकता जो कि आध्यात्मिक दृष्टि की पहली शर्त है। पहली शर्त है, जब वह स्वयं उस वस्तु का विवेचन करने का प्रयास करता है तो प्रायः ही वह रूपक व्यंजना में पथभ्रष्ट हो जाता है। हाल ही में यूरोप की इम्प्रेशनिस्ट स्कूल ने बाह्य रूप के बंधन तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने इस पर बल दिया है कि किसी वस्तु में कोई व्यक्ति वास्तव में जो देखता है वह कोई गोल, ठोस, भौतिक रूप नहीं है, अपितु कुछ ऐसा है जो असाधारण और कुछ विशिष्ट है। अब मैंने कोई फोटो बना दी, वो तो मैं यो नेचर में ही देख आऊंगा, उसमें आपकी कलाकृति देखने की क्या जरूरत है। आप कितना हूबहू पेड़ या कोई भी चीज बना देते हैं। तो श्री अरविंद कह रहे एक समय तो जब फोटोग्राफ नहीं थे तब तो उसकी उपयोगिता हो सकती थी, पर आपकी कला को किसी को क्यों देखना चाहिए। वास्तव में वो कुछ ऐसा देखने और विवेचन करने के प्रयास की और अपना मार्ग टटोल रहे हैं जो कि वस्तु में छिपा है। आपके अंदर क्या छिपा है? अब व्यक्ति के अंदर क्या छिपा है, उसकी कोई हड्डियां वगैरह थोड़ी दिखाएंगे कि इसके अंदर ये नाड़ियां हैं, ऐसे खून बह रहा है। कोई पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस के लिए तो वो ठीक हो सकता है। बाकी व्यक्ति के अंदर भी, यूरोपीय कला भी, उसकी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जिस भी तरीके से वो उसको उभार के लेके आएगी। कुछ ऐसा जिसे आंख के पकड़ पाने के पहले ही आत्मा देख लेती है, तभी कला का अर्थ है। आंख ने देख लिया, आत्मा देख नहीं पाई। पेड़ों के अंदर आपने एक ऐसे रंग दे दिए कि माँ के हाथ के अंदर आया फूल देखो खिल उठा। आप उसमें कोई चीज दिखा रहे हैं, उसमें कोई बात दे रहे हैं जो आंख पकड़ पाए, उससे पहले आत्मा ने पकड़ लिया वो भाव। मार्ग के बारे में अनभिज्ञ वे कदाचित ही विचित्र एवं विलक्षण कल्पना से अधिक आगे जा पाते हैं, किंतु कभी कभार कोई प्रेरणा संपन्न दृष्टि सच्ची झलक पकड़ लेती है। भारतीय कलाकार दूसरे छोर से आरंभ करता है। ये हर चीज में ही है भारतीय संस्कृति के अंदर। ये एक बहुत ज्यादा विशिष्ट बात है, और जितना ही हम चीजों को इस दृष्टिकोण से अप्रिसिएट करना शुरू करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये विशिष्टता है इस, और ये ही सच्ची चीज है। ये दूसरे छोर से आरंभ करता है भारतीय कलाकार। वह स्वयं उस वस्तु को या तो सूक्ष्म दृष्टि, आत्मदृष्टि द्वारा या फिर ध्यान के द्वारा देखता है। अर्थात ध्यान का इनका क्या मतलब हुआ? विषय वस्तु के साथ एक आध्यात्मिक ऐक्य साधित करके देखता है, जिससे जो सत्य वह विषय वस्तु अभिव्यक्त करती है वह प्रकटीकरण की प्रक्रिया द्वारा, रेवलेशन, आपको शब्द रिवील हो गया, वेद हो गया। आपको कोई भाव रिवील हो गया, इसलिए वो मूर्तिकार है। वो हमेशा ही ध्यानस्थ अवस्था में है। उसको अगर 20 साल लगे हैं वो चीज कृति करने के अंदर, तो वो उसी ध्यान की अवस्था में है। अगर आपका वो ध्यानस्थ अवस्था में बीच में कोई भंग आता है, आपकी वो कृति नहीं हो सकती, मन में प्रकट होता है। ये विशेष चीज है जो हम शिक्षा पद्धति में पढ़ के आए थे, आपको रिवील हो गई क्षणिक तरीके से। उसका भी बहुत महत्व है, रेवलेशन तो आता ही कहाँ है, पर वो रिवील आपको हो गया। उस विजन को, उस चीज को होल्ड कितने समय तक कर सकते हो? हम तो क्षण भर भी करना मुश्किल है। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम उसको प्रोलोंग कर पाना, उसको धारण कर पाना कितना मुश्किल है। तो वो कह रहे हैं उसकी धारण क्षमता, वो वहीं से, क्योंकि जिस भवन का उसको निर्माण करना था, जिस बौद्धिक, भौतिक और आध्यात्मिक भवन का, अति विशाल भवन का इस संस्कृति को निर्माण करना था, ये हमने पढ़ा था आर्य शिक्षा पद्धति में। उसके लिए एक ऐसे आधार की आवश्यकता है जो आवश्यक भवन जो ऊपर है उसके वजन को सहन कर सके, उसको भार को आधारित कर सके। इसे सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने के लिए वह अपनी बुद्धि या मात्र यांत्रिक साधन काम में लेने की अपेक्षा अपनी अनुप्रेरित एवं सुविज्ञ संकल्प शक्ति को, अनुप्रेरित
जो इंस्पायर्ड है, कलम या ब्रश का संचालन करने का मौका देकर कैनवस पर उतारता है। वह शक्ति के साथ तकनीक को उपयोग में लेता है, किंतु मुख्यतः उसी तकनीक पर निर्भर नहीं रहता। जिस देह को वो चित्रित करता है वह ऐसी होती है जो उसके प्रत्येक अंग में स्वयं उस वस्तु को अभिव्यक्त करे। मतलब अगर ह्यूमन फिगर भी बना रहे हैं, आप ह्यूमन से समझते क्या हैं? उसकी नस नाड़ियां एकदम हूबहू आपने उकेर दी तो आप नस नाड़ी थोड़ी हो। वास्तव में उस विषय वस्तु जो तत्व क्या है वो उसको देखता है। जिस देह को वह चित्रित करता है वह ऐसी होती है। देह मतलब मानव देह ही नहीं, कोई भी, मतलब उसका जो फिजिकल स्वरूप है, कुछ भी आप उसको दिखा सकते हैं किसी भी तरीके से। कितनी सारी ये पिक्चर्स आती हैं कल्याण के अंदर, कितनी इनके इस्कॉन वालों की है, तो सारी भौतिक की चीजें थोड़ी हैं। अब रागों की उन्होंने पिक्चर्स बना रखी हैं, तो राग तो ऐसा सच कोई भौतिक चीज नहीं है। तो जिस देह को वो चित्रित करता है वह ऐसी होती है जो उसके प्रत्येक अंग में स्वयं उस वस्तु को अभिव्यक्त करे, न कि गोचर आंखों से दिखने वाली भौतिक शरीर, न कि गोचर भौतिक शरीर को, जो कि इस वस्तु को अधिकांशतः छिपा देता है। तो वास्तव में अगर हूबहू आप उस मनुष्य को बना दो, हम में से हर एक, जैसे माँ कह रही है, मिथ्यात्व का लबादा है अपने भौतिक शरीर में। मनुष्य अपने भौतिक शरीर में मिथ्यात्व का लबादा है, जो आपके अंदर जो चीज है उसको छिपा देता है। तो जब मनुष्य इस लबादे से ऊब जाएंगे तब वो अंदर से दूसरी चीज आएगी। तब कला में किस चीज का विवेचन कर रहे हैं हम? जब वह मनोवैज्ञानिक पहलू पर उतरता है तो भौतिक से मतलब वो उतरता है, देखिए ये वाला तो मनोवैज्ञानिक पे चढ़ता है, यूरोपीय, क्योंकि वो एक नंबर है एकदम गोचर प्रत्यक्ष चीज। उससे दो नंबर पे वो जाता है उससे संबंधित जो मनोविज्ञान है, दो। ये तीन से दो के ऊपर उतरता है, तीसरी जो उसकी ध्यानस्थ अवस्था है, आध्यात्मिक जो तत्व है उसके अंदर वो देख रहा है। जैसे माँ ने फूल लिया या कोई तुलसी ली हाथ के अंदर, वो कह रही है हाँ ये डिवोशन है। अगर ये भाव, ये चीज जो वो सिग्निफाई करती है, उसको हम पेंटिंग में लेके आना चाहें, किसी चीज के अंदर लेके आना चाहें, कैसे हम उसको डालेंगे कैनवस के ऊपर या जिस भी माध्यम में डालना चाह रहे हैं हम? जब वह मनोवैज्ञानिक पहलू पर उतरता है और कल्पनाओं, मनोभावों अथवा गुजरती अवस्थाओं को, गुजरती मतलब पास हो रही है, कैसे आपके रोज या फिर विशेष ऐसे क्षण आते हैं। भाई कलाकार, आप रैंडमली यूं ही सो रहे हो या रोजमर्रा का कोई काम कर रहे हो, उससे उसको कोई अर्थ नहीं है। आपके भोजन करने की क्रिया को दिखाएगा अगर वो कोई भी कलाकार, सामान्य कलाकार भी, तो भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तत्व वो निकाल के लेके आना चाहेगा कि ये देखिए। तो वो सामान्य एक्ट के अंदर भी ऐसी कोई अवस्था, किसी भी ऐसी चीज को, तो गुजरती अवस्थाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, तो वहां भी अपनी यही पद्धति साथ रखता है। जो ऊपर कौन सी पद्धति? विषय वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना, किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा। और वो फिर बाद में उसको रिवील करती है, वो अपने तत्व को उसके सामने प्रकट करती है, और उसको वो अपने आप को ढीला छोड़ देता है, अपने यंत्र को, और वो प्रेरणा उसके यंत्र को काम में लेती है। जैसे आपकी महारत है आपके यंत्र के ऊपर, संगीत के यंत्र के ऊपर आपकी महारत है, तो आप एक समय बाद में अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। आपका हाथ इतना ज्यादा नमनीय है कि आपके अंदर अंदर कोई भी प्रेरणा आएगी, आपको हाथ के बारे में अगर सोचते रहोगे तो कोई भी अच्छा वाद्य तो बजा ही नहीं सकते, अच्छी प्रस्तुति या अच्छी कोई भी अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकती। तो वो अपने आप को इसके लिए बिल्कुल समर्पित कर देता है, और वो जो चीज आती है वो उसके फ्रेमवर्क को काम में लेके अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करती है। वह उतनी ही भावना को व्यक्त करने से संतुष्ट नहीं होता जितना कि दृश्यमान देह प्रकट करती है। वह ध्यान या आत्मदृष्टि द्वारा भावावेग को उसकी पूर्णता में देखता है, और देह बाह्य रूप को उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति के अनुकूल ढांचे में बलपूर्वक ढालता है। वह आत्मा को देखता है और उसका चित्रण करता है, या फिर वह हृदय या मन को देखता है
और उसका चित्रण करता है। वह शरीर को देखता है और यदि ऐसा चाहे तो मात्र उसी को भी चित्रित कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, कि जितना बढ़िया उन्होंने ग्रीक्स ने या किसी ने भी इतने बढ़िया तरीके से कि दो ने आलिंगन कर रखा है, तो उसके हाथ का जो प्रेशर उसकी कहीं भी शरीर को स्पर्श कर रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी इतना बारीकी से उन्होंने, कोई कपड़ा आपको टच कर रहा है तो वो एक्चुअल उसका इम्पैक्ट क्या है, कपड़ा किस तरीके का है, वो पत्थर में ढाल देना हू बहू, एक एक चीज, एक एक आपकी डिटेल्स। परंतु प्राय वह ऐसा नहीं चाहता, ये ऐसा वो नहीं चाहता। वो तो इनफैक्ट ऐसी बाहरी कोई भी जो डिटेल्स हैं उनको सबड्यू कर देता है, उनको रोक देता है जितने की आवश्यक। जैसे आप माँ के लिए भजन गा रहे हैं, आपको पूरे शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है और उसके ऊपर कमांड है, पर आप उसके अपने सुख के लिए वो अभिव्यक्ति नहीं कर रहे। आप उतना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आपके और माँ के बीच का संबंध है, आपका उस समय जो भाव है वो सामने लाने के लिए सबसे सही क्या है। तो अपने आप में ये थोड़ी कि आपने रागदारी करनी शुरू कर दी, उस समय आपने बिना बात ही उसमें अपना पांडित्य दिखाना शुरू कर दिया, तो वो चीज तो खत्म हो गई। ये चीज कौन समझे? अगर खाली जो पांडित्य की दृष्टि रखता हो वो तो कहते हैं, हाँ इस आज अभिव्यक्ति, अरे वाह ये बड़ी सुंदर है। वही एक दूसरी तरफ माँ जब उनको सुनती थी, दिलीप कुमार रॉय को कहते हैं कि भी तू एक काम कर, अकेले गाया कर। अच्छा कैसे लगे भाई इस चीज को? क्योंकि यशोदा माँ कह रही है कि मैंने जीवन के अंदर खाली दो ही जनों का संगीत सुना जो बहुत ही बढ़िया है। एक तो विवेकानंद जी का सुना, वो तो बचपन के अंदर थी वो, जब विवेकानंद जी ने पूजा करी थी, कन्या पूजा जो करते हैं दुर्गा के समय। और एक इनका, उनको माँ कह रही हैं कि, तो बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा हम आपके गायन के विरुद्ध नहीं है, पर इसमें जो और दूसरी एक्सपेक्टेशंस, भाव या सारी चीजें आती हैं उसकी क्वालिटी को डिस्टोर्ट करती हैं। तो आपको गाने के लिए गाना है या अपनी अभिव्यक्ति के लिए गाना है, अकेले में गा सकते हो, आपको पूरी सभा ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। यूरोपीय जीवन, क्या जीवन सदा ही इतना तुच्छ, इतना भद्दा, इतना प्रेम शून्य, निष्प्रभ और कुरूप था जितना कि यूरोपियों ने इसे बना दिया है? अब उस जीवन का ये चित्रण है, यह सुसज्जित सुख सुविधा मुझे विषादग्रस्त करती है। मशीनरी की यह पूर्णता आत्मा को यह भान करने की अनुमति नहीं देती कि वह स्वयं एक मशीन नहीं है। कितनी जबरदस्त बात है ये। एक के हमारे ये पूरे दिन के अंदर इस मशीनरी में इतने ज्यादा हम संलग्न हैं कि ये भान नहीं आता, अरे भाई हम हैं क्या, आत्मा मशीन नहीं है। और उसके लिए तो जिसको ये भान है तो समय नहीं दे पा रहे, बताइए कितनी दरिद्रता है ये बहुत ही गंभीर बात है। जो हम वास्तव में हैं उसके लिए हमारे पास वास्तव में समय नहीं होता। तो क्या मानव सभ्यता की सुदीर्घ यात्रा का यह अंत है? यह आध्यात्मिक आत्महत्या, यह आत्मा का जड़ तत्व में शांत प्रस्तरण, प्रस्तरण मतलब पत्थर बन गया, जिसको फोसिलाइजेशन कहते हैं या जिसको पेट्रिफिकेशन कह सकते हैं, कि कोई चीज है वो पत्थर बन गई, जड़ तत्व में शांति से उसका प्रस्तरण हो गया साहब। क्या एक सफल व्यवसायी मनुष्य की वह भव्य पराकाष्ठा थी? मतलब हम व्यवसायी बनने का प्रयास कर रहे हैं सफल तरीके से, तो ये क्या पराकाष्ठा थी? भव्य पराकाष्ठा थी जिसकी ओर क्रम विकास प्रयत्न कर रहा था, ये करके लेके आया वो। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार के अंदर भी जो करता है वो खुद जानता है वो क्या कर रहा है, जो और किसी भी पेशे के अंदर है उसमें वो जान रहा है वो क्या कर रहा है। तो क्या क्रम विकास इस भव्य पराकाष्ठा के लिए इतने करोड़ों वर्षों से मेहनत कर रहा है कि ये लेके आऊं मैं? और आखिर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है तो क्यों नहीं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये साहब ये क्रम विकास से इस तरीके से लेके आया है, तो ये इसकी भव्य पराकाष्ठा है साहब। एक व्यवसायी को, जो हम में से हर एक जो जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है, उसकी आत्मा जानती है वो कितना क्या कर रहा है।
एक ऐसा क्रम विकास जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से आरंभ करके ओरेंगुटैन तथा चिंपैंजी में परिणत हुआ, वह संभवतः टोपी, कोट और पतलून बनाने में, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं साहब, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कोट सिल रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वो तो इसी के अंदर भाई ये, क्योंकि आपकी सभ्यता के मानक हैं, कोट पहने हुए है, पैंट पहने हुए है, टोपी हैट लगाए हुए है वो ब्रिटिश, क्योंकि ये यूरोपीय बात चल रही है ना, तो वहां तो ये है, बाल भी नहीं है, तो हम देखते हैं ना वो किस तरीके के ऊपर से बाल भी लगाएंगे, ऐसा कोट पहनेंगे, सारे काम वो ही करेंगे, और आज हम उनका अनुकरण करेंगे साहब, ये ड्रेसिंग कोड है। ब्रिटिश उच्च कुलीन रईस, अमेरिकी पूंजीपति तथा पेरिस के अपैची अपराध जगत का सदस्य की रचना में भली भांति संतुष्ट हो जाए, और ये काम किया इसने। ब्रिटेन के अंदर तो उच्च कुलीन रईस जो है, एरिस्टोक्रेट है जो है, और यहाँ जो कैपिटलिस्ट है अमेरिका के अंदर, और पेरिस के अंदर अपाची जो है, कौन अपराध जगत का सदस्य है ये, इसकी रचना करने के लिए। अपराध जगत मतलब इसके अंदर सारे ही आ गए आपके, जिसमें जितने कई तरीके के व्यापार हैं, आपके ड्रग्स का हो गया, चाहे जो माफिया का हो गया, कुछ भी है, अभी भी है ये, मतलब ये पहले की नहीं, अभी भी है। जहां बड़ी से बड़ी डील है वो कोई कागज की आवश्यकता नहीं है, उसमें खाली एक हैंडशेक से आपके हीरो का और का सारे का व्यापार खाली एक हैंडशेक से है, और उसमें कोई मुकर नहीं सकता, बिल्कुल ईमानदारी से है। मुझे लगता है ये ही यूरोपीय बुद्धि की प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिन्हें हम शीश नवाते हैं, अभी भी नवा रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। एक एक डिटेल के अंदर हम इसी चीज के प्रति शीश नवा रहे हैं। क्या इन्हीं उपलब्धियों हेतु ऑगस्टस ने यूरोप की रचना की थी? शार्लमैन ने सभ्यता का पुनर्गठन किया, लुई 14वें ने समाज का नियमन किया था, नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति सुनियोजित की थी। इन्हीं के लिए गेटे ने चिंतन किया, शेक्सपियर ने कल्पना एवं रचना की, संत फ्रांसिस ने प्रेम भाव रखा, और इसी हेतु ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया। कैसा दिवालियापन है! जो चीजें समृद्ध एवं उदात्त थी, उनकी कैसी निर्धनता! मतलब एट हार्ट अगर हम ले लें, तो हम हमारा जो वर्तमान ढांचा है वैसा तो नहीं बनाए रख सकेंगे। मतलब ये सारी बातें पढ़ के भी वो ही चीजें, इसके लिए मतलब अगर क्रम विकास के तरीके से भी सोचें, तो क्या इसके लिए कि हम एक अच्छा व्यापार जमा सकें, बढ़िया शोरूम बना लिया हमने, ये करने आ रही थी ये क्रम विकास की जो धारा है, ये कैसा दिवालियापन है। और वो कीजिए, भाई भारतीय संस्कृति में क्या व्यापार नहीं था? सारी चीजें थी, पर किस चीज से भावित थी, उस वो भी एक रूप हमारे सामने विकल्प है। हालांकि उस भाव को आज के परिप्रेक्ष्य में हम ला सकते हैं, उस रूपों को अभी लाना तो अप्रासंगिक होगा, कि हम वैसे के वैसे भी व्यापार का ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, भावना वो लेके आ सकते हो आप। यूरोप अपने विज्ञान और चमत्कारों के बारे में डींगे हाँकता है, किंतु एक भारतीय एक परम प्रश्न के रूप में वोल्टेयर की भांति केवल एक पूछ के संतुष्ट केवल यह पूछ के संतुष्ट नहीं हो सकता कि तुमने क्या आविष्कार किया है। मतलब श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि जब एक से दूसरा कोई मिलता था, उसके अंदर जो शास्त्रार्थ भी था, ये अपन ने भारतीय संस्कृति के अंदर भी लिया है कि उसमें क्या था, किस तरीके से वो शुरू होता था। चिंतन जो है वो होता किस तरीके से था, और कितने भी मेटाफिजिकल डिस्कशंस थे, दो दिग्गज हैं शास्त्रार्थ कर रहे हैं, उनमें कोई वैमनस्य नहीं है। मतलब लगभग केसेस के अंदर अगर वास्तव में वो कुछ हैं इस नाम के लायक कि हाँ वो पंडित हैं या दिग्गज हैं जो भी हैं, जब जो हार गया उसने ये वास्तव में मान लेता था कि अरे ये तो वरेण्य है। जितनों के भी हम शास्त्रार्थ जो वास्तव में हैं उनके विषय में हम देखते हैं, शंकराचार्य का देखते हैं, आपके रामानुजाचार्य का देखते हैं, फिर बाद में आपके चैतन्य महाप्रभु का देखते हैं। जो दिग्गज वो पंडित था, एक समय तो चैतन्य महाप्रभु को ये अरे ये क्या, रामानुजाचार्य के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर वो ऐसा जबरदस्त
कई दिन तक शास्त्रार्थ चला। तो ऐसों के अंदर पर लास्ट के अंदर वो कहते हैं जी हम आपकी शरण के अंदर हैं। कोई वैमनस्य नहीं, बुद्धि तुरंत जो है नतमस्तक हो जाती है। तो ये नहीं पूछ रहे तुमने क्या आविष्कार किया, उसकी दृष्टि आत्मा पर है। मतलब अगर एक साधक साधक से मिलता है, वो ये नहीं पूछता आप क्या सोचते हैं, आपने क्या खोजा, ये नहीं, आप क्या हो, आपने क्या अनुभव किया, सत्य आपके अंदर कितना रिवील किया, आप इसमें कहां तक हो, ये प्रश्न है। उसकी दृष्टि आत्मा पर है, उसके भीतर अन्वेषण करने का वह अभ्यस्त है। यूरोप की बड़बोली तर्क बुद्धि को वह यह उत्तर देने को बाध्य होता है, मुझे इसमें रुचि नहीं कि तुम क्या जानते हो, मुझे रुचि इसमें है कि तुम क्या हो। आ गई यही बात, तुम हो क्या। आप अपने पोजेशंस और ये सारी चीजें दिखा के अपने डींगे हाँकते हैं। अगर कोई आपसे एक प्रश्न कर ले, यही वाला प्रश्न, सच्चा प्रश्न कर ले, पहले तो समझ में ही नहीं आएगा कि इसलिए आए थे, आप हो क्या। आप जिसको अपने पोजेशंस बता रहे हैं, उनको अगर एक एक को सारे को हटा दिया जाए, वो तो सारे बाहर ही हैं, उनके ऊपर आप इतना फ्लॉन्ट कर रहे हैं इनको। तुम्हारी सभी खोजों और आविष्कारों के होते हुए भी तुम क्या बन गए हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ही महान है, परंतु ये विचित्र प्राणी क्या हैं जो तुम्हारे द्वारा स्थापित विद्युत प्रकाश में हिलते डुलते हैं और मानते हैं कि वे मानव हैं। यदि मानव आत्मा क्षीण होती हो, तो मानव तर्क बुद्धि का और अधिक तीक्ष्ण और कुशाग्र हो जाना क्या कोई महान उपलब्धि है। आत्मा के ऊपर कुठाराघात कर रहे, फिर बाद में हम चाहे कितना भी, इवन श्री अरविंद का या ये कोई भी अध्ययन है, अगर एट हार्ट ने ले जाके उसका डाइसेक्शन करके हम ये वाली अप्रोच से उसको जाते हैं, जैसा कि काफी लोग करते हैं, जीवन में उतरती नहीं एक बूंद। तो आप क्या हो, मूल प्रश्न ये है। ये एक फंडामेंटल प्रश्न है, किंतु विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। इसमें अगर है तो मैं देखता हूँ शास्त्रार्थ के विषय में वो जो कह रहे हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक पैसेज में ये पढ़ के बता देता हूँ। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य, मेरे ख्याल से स्क्रीन मिल गई होगी आपको, आ रही है क्या दीपक? हाँ आ रही है। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य, इसका पेज नंबर है 81। दर्शन का जीवन मूल्य मतलब जो भारतीय दर्शन है उसका जीवन में मूल्य क्या है, उसके धर्म के जीवन मूल्य के साथ अंतरंग रूप से एक है। हालांकि इसका विवेचन अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि अपना मेन मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि वस्तुतः यह धर्म का कार्य मूल रूप में आध्यात्मिक दर्शन को क्रियात्मक रूप में परिणत कर देना ही है। जब कोई एक ही अंतर्भाषात्मक चेतना, मतलब आपका इंट्यूशन अगर आपके कर्म को, आपके चिंतन को, सारे को गाइड कर रहा है, आश्रम में अगर कोई चला गया तो क्या कर्म नहीं कर रहा, वो चिंतन भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, पर गाइड कौन कर रहा है उसको, उसका हेतु क्या है, वो उसकी इंट्यूशन है।
तो अगर एक ही अंतर भाषात्मक चेतना चिंतन और कर्म को संचालित करती हो, तब उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद या असामंजस्य नहीं हो सकता। जहां अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः या अधिकांशतः है मानसिक परिकल्पना, तर्कना या अटकलबाजी ही रहा है, मतलब एक समय के बाद में धाराएं चेंज हो गई। मिस्टिक्स की परंपरा रही है हर संस्कृति के अंदर। मिस्टिक्स भारत के साथ ही समकालीन तरीके से औरों के अंदर भी मिस्टिक परंपरा हमको मिलती है। पर जैसे जैसे बुद्धि का प्रादुर्भाव ज्यादा हुआ, तो भारत के अंदर तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये धारा कभी भी विलुप्त नहीं हुई। वेदों के बाद में उपनिषद है जिसमें बौद्धिक जो निरूपण है वो ज्यादा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति वेदों को नहीं कहती, हाँ ये इनमें तो कुछ ठीक है, वो तो कर्मकांड है, ये ज्ञान कांड है। जबकि खुद उपनिषद कह रहे हैं भी हम पेरेंटेज तो हमारी ये है, वो कह रहे हैं हम इससे निकल के आए हैं, दूसरे उसको मानने के लिए ही तैयार नहीं है पेरेंटेज को। अब कितनी अजीब बात है ना। क्योंकि यहां हमेशा ही आज कोई भी गुरु परंपरा है, वो अपनी लाइनेज तुरंत धीरे 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 ट्रेस बैक कर सकता है वेद तक। वहां बीच के अंदर ऐसा कोई ट्रेसिंग बैक नहीं है कि अपनी मिस्टिक परंपरा तक वापस ले जाएं। वो तो बीच के अंदर अटकलबाजियां अपने लिए ही, मतलब ऐसी 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 अटकलबाजियां कि एक सुई की नोक के ऊपर कितनी सारी अप्सराएं नृत्य कर सकती हैं। अब बताओ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा है। ये ऐसे इस तरीके के दर्शन, इस तरीके के चिंतन, जहां अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः या अधिकांशतः मानसिक परिकल्पना, तर्कना या अटकलबाजी ही रहा है और किन्हीं गहरे आध्यात्मिक सत्यों से अंशतः या पूर्णतः रिक्त रहा है, और परिणाम स्वरूप दर्शन का क्रियात्मक जीवन के सत्य के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल न होने के कारण दोनों एक भिन्न धारा बन गए हैं। पश्चिम में ये हुआ। वहीं भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है, और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। धर्म क्या कर रहा है हमारा सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, उच्चतम जो अंतर्दर्शन है उसको आपके एक्टिव लाइफ में किस तरीके से चरितार्थ कर दे, उसका साधन है, जो कि व्यक्ति और समाज के जीवन को अपने हाथ में लेकर उसे उस आध्यात्मिक अंतर्दर्शन की ओर अधिकाधिक अभिमुख करता है। अतः यहाँ दर्शन और धर्म एक ही धारा बन गए हैं, जिसके कारण बाह्य जीवन में पग पग पर दर्शन की यथार्थता को कसौटी पर उतार लिया जाता है। कोई भी नया गुरु आया, वो अपने अनुभव में रीलिव कर लेता है अपने पूर्व जितने भी परंपरा के अंदर गए हैं, वो आध्यात्मिक सत्य को अपने जीवन में अनुभूत कर लेता है, उसको फ्रेश बना लेता है। वहां ऐसी कोई चीज नहीं है, नहीं तो गुरु परंपरा तो कोई एक डेड चीज हो जाती, कभी आ ही नहीं पाती। तो हमेशा ही अगर आप अपने धर्म के अंदर और फिर से रीलिव कर पाएंगे दर्शन के जितने भी उसके इंट्यूशंस है, उनके रेवलेशंस हैं, तो इसीलिए हमेशा फ्रेश है। आज भी ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे लोग हैं, अगर उसको रीलिव कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर, वो तो फ्रेश हो गया। आपका धर्म है, आपका दर्शन है, आपका धर्म है। जब आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया अपने लाइफ के अंदर, वो जीवित हो गया। इसीलिए ये परंपरा तब से लेके आज तक चली आ रही है, और कुछ न कुछ और विस्तार उस इसका होता जा रहा है, कम नहीं हो रही। क्योंकि आप उसको दिन दिन और फ्रेश करते जा रहे हैं, उसमें नए नए अनुभवों को जोड़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ओपन आपने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, कोई भी आके उसमें योगदान करता है, तो वो चीज तो वृद्धि होती जाएगी। एक ऐसी चीज है जिसमें अकेले के पास मोनोपोली है, अब वो नहीं है, उसके बाद में चला गया, चाहे कितनी भी भव्य चीज हो। इसका एक उदाहरण लें, अब ये वाली जो मैं शास्त्रार्थ की बात कर रहा था वो आ गई। तो राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादियों, ये बड़ा फेमस है, और श्री अरविंद इसका उदाहरण दे रहे हैं। अपन तो खाली इसमें कमेंट्री में एक तरीके से पैराफ्रेज ही कर रहे हैं, वास्तव में तो सारी कमेंट्री एक तरीके से पैराफ्रेजिंग है कि एक सामान्य भाषा के अंदर कैसे उस चिंतन धारा को यहाँ इसमें लाया जा सके। और याज्ञवल्क्य के बीच महान शास्त्रार्थ में हम पाते हैं कि प्रश्न परस्पर प्रश्नोत्तरों का आरंभ, उसकी प्रक्रिया और उसका समापन बौद्धिक तर्कणा के आधार पर नहीं होता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम किसी की काट करने की कोशिश करते हैं,
उसको ऐसे ऐसे तर्क देने की कोशिश करते हैं जिसमें वो इंट्यूशन के आधार पे नहीं है। आप तर्क के आधार पे कहते हैं नहीं नहीं इसकी बात तो तार्किक नहीं है, वो इस तरीके से शुरू नहीं करते थे। न तो आरंभ, प्रश्न और उत्तरों का आरंभ, उसकी प्रक्रिया कि कैसे वो प्रोसीड करेगा, और उसका समापन बौद्धिक तर्कणा के आधार पर नहीं होता है, और न ही श्रेष्ठता या वरीयता का निर्णय कौन सा श्रेष्ठ है इसमें, कि ब्रह्मवादी और याज्ञवल्क इन दोनों के बीच के अंदर शास्त्रार्थ चल रहा है साहब। तो दोनों का आधार क्या है भाई, इनका प्रक्रिया क्या होगी, समापन कैसे होगा, हम तो आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे वो करते होंगे। कुछ ऐसे हैं साउथ के अंदर इस तरीके का ऑर्गेनाइज करते हैं, पर कहां वो कहां ये, ऐसा तो कुछ देखने को ही नहीं मिलता। इसके लिए तो आपको वहां रचे बसे होने की आवश्यकता है। तो वरीयता का निर्णय व्यक्ति की अधिकाधिक सूक्ष्म विचारों के साथ व्यवहार करने की कुशलता के आधार पर होता है, न कि इस पर होता कि व्यक्ति क्या सोचता है, अपितु इस पर होता है कि वह क्या जानता है, उसने क्या अनुभव किया है। कितना भी मैं सूक्ष्म रूप से साहब सावित्री का व्याख्यान कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, जीवन में मैंने उतारा ही नहीं उसको। जीवन का ढर्रा मेरा इतना सा चेंज नहीं हुआ है, वो का वो ढर्रा, वो का वो चीज। हो सकता है बारी तरीके से वही ढर्रा रहे आपका, पर आंतरिक आपका पूरा चेंज हो जाए। कि आप माँ से कहें कि माँ मैं ये करना चाहता हूं, तो जो पेशा आप पहले कर रहे थे वही आज उससे ज्यादा भी कर रहे हैं, पर आपका ढर्रा वो नहीं है। हो सकता है पहले पेशा आपका कंस्ट्रक्शन का था, माँ ने भी आपको वही काम दे दिया। पहले तो आप सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ही उसको परस्यू कर रहे थे, अभी तो माँ के प्रेम के कारण आप उसको कई घंटे और कर रहे हैं। तो ढर्रा आपका हो सकता है वो का वो रहे, पर अब कोई वही आपका केंद्र बिंदु थोड़ी, आप वो तो बिल्कुल शिफ्ट हो गया, आपका केंद्र तो माँ के निहित हो गया। तो अब ये हो गई साधना। वो था बोझा लादना, वो तो आप बोझा लाद के घूम रहे थे बस। उसने सत्य का कितना गहरा साक्षात्कार किया है, ये प्रश्न है कि भैया तूने साक्षात्कार किया है। नहीं तो अभी हम एंटाइटल्ड हैं किसी को भी प्रश्न चिन्ह करने के लिए। हम उस पोजीशन में भी नहीं है, तो भी हमारी ये जुर्रत है, ऑडेसिटी है हमारी, इनफैक्ट बेशर्मी है। हम ऐसों को प्रश्न कर लेते हैं जो जिन्होंने ये जीवन को अपनाया है। तो ये हम भूल जाते हैं कि ये एक दूसरे पायदान के ऊपर है ये व्यक्ति, उन्हीं आधारों के ऊपर आप उन पे प्रश्न नहीं कर सकते। वो बहुत समझदार थे, तो सत्य का कितना गहरा साक्षात्कार किया है, वह वास्तव में क्या है, और उसने अपने वास्तविक जीवन में उस सत्य को कितना चरितार्थ किया है। इसीलिए श्री माता जी भी कुछ इस प्रकार कहती हैं, जो कहती है टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी, वही बन जाना। नहीं जानना तो आपने बहुत कोटेशन पढ़ रखे हैं, अब तो भरमार है, सुबह उठते हैं उससे लेके कोटेशंस की बोम्बार्डमेंट है एक तरीके से। हर जना आप किसी से संपर्क में आते हो आपको रोज कोटेशन भेजना शुरू कर देता है। पर इंपॉर्टेंट बात है वही बन जाना, ये परफेक्शन है। ये कहाँ है? नहीं तो रोज उठते ही हर जना गीता के कुछ सारांश में गीता भेज देता है। श्री अरविंद सारांश नहीं कर पाए, उनको गीता प्रबंध इतनी मोटी लिखनी पड़ी। तो ये यहां तक आ गए हम। किंतु विज्ञान, यहां तक कोई बात, या यहां तक ठीक है क्या? किसी के कोई चीज है क्या इसके अंदर? नहीं, क्लियर है। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। वह कहता है कि आत्मा तो केवल जंतुकों, एनिमलक्यूल्स का संगठित गण है। मतलब आपकी कोशिकाओं ने इकट्ठे होके एक हार्ट बना दिया, इन सब ने इकट्ठे होके ये बना दिया, इन सब ने इकट्ठे होके एक शरीर बना दिया। इस तरीके से इकट्ठे होंगे तो ये बन जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? ब्रेन की भी हमने मैपिंग कर ली, ये वाली चीजें। अब देखो हम आपको पर्टिकुलर ये गोली देते हैं, आपके अंदर ये भाव जो है उभर के आ जाएंगे। अब थोड़े समय की ही बात है, तो आपकी जो बारीक से बारीक चीजें हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। बच्चे इस तरीके से ही कि ये गुण हैं, हम वहीं
डिटरमिन कर लेंगे उसको, वैसे ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। आप कहोगे वैसे जीनियस, वैसी भावनाएं, वो सारी चीजें हम पैदा कर देंगे। और उसी विचार के सांचे में यूरोप ने स्वयं को ढाल लिया है, और यही यूरोपीय राष्ट्र बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? संगठित जंतुकों का गण, भले ही बड़े चतुर, बड़े ही प्रणालीबद्ध, बड़े विलक्षण रूप में बोलने और तर्क करने वाले जंतुक हों, पर फिर भी हैं तो जंतुक ही। अगर हम एट हार्ट ले लें, हम ये नहीं बनना चाहते। अभी तक अगर हम बातें कर रहे हैं पर ये साहस नहीं कर पा रहे कि ये मैं कहूं माँ को कि माँ मैं आपका हूं, या ये कहूं कि माँ ये जीवन का हो क्या रहा है, ये जीवन, इससे तो कुछ भी करें, इससे तो मेरे को बिल्कुल घृणा हो गई कि ये ऐसा कैसा जीवन। अगर क्रम विकास की माने या अपनी खुद की भावना की माने कि माता जी ये हो क्या रहा है, कोई तो अंत होगा इसका, कभी तो हम वास्तव में कुछ तो कर पाएंगे। फिर भी है जंतु ही, और कुछ नहीं है। हमारा सारा प्रयास, देखिए हमने कितना अच्छा मकान बना लिया, देखिए हमारा व्यापार कितना अच्छा चल रहा है किसके निहित वो, किसके लिए है? तो आप जिस चीज को दिखा रहे हो उसके तो इतने और उदाहरण हैं जो आपसे कहीं कितने गुना श्रेष्ठतर हैं। तो खाली मेरा है इस बहाने उसको दिखा रहे हो, तो ठीक है, वो तो एक अलग बात हो गई। न कि वह जो मानव जाति बनने के लिए लक्षित थी, मानव जाति बनने के लिए लक्षित भी चीज नहीं थी। ये तो आप जंतुक दिखा के फ्लॉन्ट कर रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे जंतुक हैं। सर्वशक्तिमान की प्रतिमूर्ति में बनाए गए प्राणी, ऐसे देवता जो स्वर्ग से पतन के बाद अपनी धरोहर को याद करके उसे पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, हम ये हैं। यूरोप में मनुष्य तीव्र गति से मानव स्तर से नीचे उतर रहा है और चींटी एवं बर्रे के समतुल्य बनता जा रहा है। यद्यपि यह पतनगामी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु यह तीव्रता से गति कर रही है। हम में से सब इनफ कॉन्शियस हैं और अपनी ये पतनगामी प्रक्रिया देख सकते हैं। कैसे हम किसी भी चीज को मोल्ड करना हो, उस पर कितना भी लेप लगा के कितना सुंदर तरीके से कोशिश करते हैं प्रस्तुत करने की। क्या हमारा कॉन्शियंस उस समय नहीं देख रहा होता कि मैं ये करने आया था? मैं अपनी चीज, ठीक है आप सामान्य अपने व्यापार में कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं आप ऐसे लोगों से ऐसा व्यवहार कर गुजरते हैं, आपको यही नहीं पता कि एक सिंपल व्यवहार, जो एक सामान्य व्यवहार आत्मा के आधार पे व्यवहार कैसा है, वो हम भूल ही चुके हैं। हर चीज के ऊपर एक ऐसा मुलम्मा चढ़ा देते हैं कि ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपकी विभत्स से विभत्स चीज के ऊपर हम ऐसे उसको डेकोरेट करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो एक सच्ची दृष्टि है वो देख पाती है कि कैसी दुर्गंध आ रही है इसके अंदर। और यदि कोई चीज उस विध्वंस को नहीं रोकती तो हम इसका पूर्ण परिणाम इस 20वीं सदी में ही देखने की आशा रखते हैं। आखिरकार हमारे अंधविश्वास इस ज्ञान से अधिक अच्छे थे। आ गई वही जो दो चीजें जो विवेकानंद जी बात कर रहे थे, जो हमने पढ़ी थी, उनमें अंधविश्वास हमारा, अगर आप कहेंगे सुपरस्टिशियस है साहब, तो हमारा वो बेटर था। अगर सुपरस्टिशन है तो वो बेटर है। हमारी सामाजिक कुरीतियां जाति की संभावनाओं के लिए इस प्रकार की सामाजिक पूर्णता से कम घातक थी, जो यूरोप ने हमारे सामने रख दी, उससे तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो बेटर थी। जो वो लाके कह रहे हैं साहब ये विधवा विवाह हम करवाएंगे, तो ये देखिए बेचारे की भावनाएं हैं, क्योंकि उन आपने तो ये मान लिया साहब कि इसका सेटिस्फेक्शन तो ये चीजें फुलफिल करने से भावनाएं फुलफिल होंगी इसकी। उसके नाम पे जो हो रहा है, मतलब आपने अपने आप को क्या मान लिया? मूल में तो जंतुक मान लिया आपने। और वो उसकी तृप्ति कितने अधिक अधिक से अधिक रूप से आप कर सकते हैं, लेजिटिमेट ही बात है। भाई अपने आप को पशु मानोगे तो उसकी कितनी तृप्ति कर सकते हो, वही तो प्रयास होगा, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से।
उसमें हम थोड़ा बहुत इधर से उधर से, चाहे माँ की, श्री अरविंद की कितनी भी हम ये बातें करें, पर ये मूल प्रश्न है हमारे सामने कि क्या यही बात तो नहीं चल रही? अगर यही चल रही है तो कुछ करें हम इसका। आगे, तंत्र, संगठन और मशीनरी ने अपनी पूर्णता प्राप्त कर ली है। जो भी तंत्र है, आर्थिक तंत्र है, न्यायिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र है, शिक्षा तंत्र है, चिकित्सा तंत्र है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं, जिसके अंदर आपका परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है, शादी इस तरीके से, परिवार का व्यवस्थापन इस तरीके से, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। मशीनरी, आपने एक सर्टेन व्यापार की मशीनरी है, आपके जो भी लॉजिस्टिक्स है उनकी सारों की मशीनरी है, उसकी एक सर्टेन पूर्णता आपने प्राप्त कर ली। ये चीजें तो एंश्योर्ड हैं, सबको एक इतना इतना तो देह भाग है उनका, वो एक अपने तरीके से जिस अपने आप को उसने सुसंगठित कर लिया है, सुव्यवस्थित कर लिया है। बंधन को भी उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति तक ले जाया गया है और बाहरी स्वतंत्रता की व्यवस्था करने के जुनून में यूरोप अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की हत्या कर रहा है। आप स्वतंत्रता किसको मानते? इतना कमा रहा हूं मैं, फ्री हूं भाई, इतना तो मेरे को ट्रैवल करना चाहिए, इतना मेरे को ये होटल में तो आज मेरे को जाना ही चाहिए, नहीं तो कमाई क्यों रहे हैं? बिल्डिंग में ये सारी सुख सुविधाएं तो देखो आजकल जरूरी हैं, ये सारी तो इसलिए जरूरी हैं, ये बातें तो होनी ही चाहिए। अब वो सारे अगर उसी ढर्रे पे चलेंगे तो वो चीजें तो आई जाएंगी। जब आंतरिक स्वतंत्रता लुप्त हो जाएगी तब बाहरी स्वतंत्रता भी उसके पीछे पीछे लुप्त हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। क्योंकि ये प्रश्न तो हमको अपने से करने की आवश्यकता है कि आंतरिक स्वतंत्रता क्या हम हैं? अगर वो नहीं है तो बाहरी स्वतंत्रता तो पीछे पीछे उसकी लुप्त हो जाएगी। और तब भारत में जातिवाद कभी भी जितना नहीं कर पाया, उससे कहीं अधिक भयावह, हस्तक्षेपी तथा निर्मम सामाजिक क्रूरता उसका स्थान ले लेगी। भयावह, हस्तक्षेपी, जो एक एक चीज के अंदर आप में हस्तक्षेप करती हो, आपको लगता है कि आप फ्री हैं, आप कितनी भी चीजें खरीद सकते हैं, पर वैरायटी कम हो गई। आपको लगता है वैरायटी ज्यादा है, पर आपके अनाज को, आपके फूड सप्लाई को बड़ी जो चेन्स हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आपके जो बीज हैं, इंडिजिनस बीज हैं, हमारे भारतीय जो बीज हैं, उस बैंक को खत्म करके और जो बड़ी कंपनियां हैं वो निगल गई उसको। हस्तक्षेपी है। आप इसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं। आपके पास हो सकता है कि 500-700 वैरायटी के चावल थे, ऐसे चावल जो आपके एक मोहल्ले में बन रहे हो तो पूरे के अंदर खुशबू आ रही है। आज कुछ जो ऐसे लोग बता रहे हैं कि पूरे एरिया के अंदर सैकड़ों किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली, वो बीज नहीं मिल रहे उनको। तो ये हस्तक्षेप किस चीज ने उसको खत्म कर दिया? जो इंडिजिनस वैरायटी है गायों की, या मतलब मैं तो एक बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं जो आप समझ पाएंगे कि ये चीज किस किस चीज में हस्तक्षेप करेगी। आज जिस तरीके का वातावरण है उसमें अगर ये चाहें कि मेरे बच्चे के पास डिग्री न हो, तो आप ये कहेंगे वातावरण ही सपोर्ट नहीं करेगा ऐसी शिक्षा पद्धति को। हस्तक्षेप, ये हर चीज में हस्तक्षेप कर रही है, एक एक चीज के अंदर हस्तक्षेप कर रही है। आप कह रहे हैं भाई यहां जिंदा रहने के लिए मेरे को तो जरूरत है इन चीजों की। आप गुरुकुल चलाना चाहेंगे तो भी उसका इतना हस्तक्षेप है। तो जो चीज जातिवाद है या ये कुरीतियां नहीं कर पाई, गंभीर से गंभीर कुरीतियां, मतलब कोई टेररिस्ट भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि इस वातावरण ने कर दिया। वो तो आपके शरीर को छीन लेगा भाई, उससे ज्यादा और क्या कर देगा। एक हत्यारा आपका इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना कि इस व्यवस्था ने आपको धीरे 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 धीरे, आप वास्तव में जो हो उससे, उसकी बजाय उसने जंतुक बना दिया आपको। आपके सामने जिस तरीके की एस्पिरेशंस रख दी, बच्चा शुरू से ही फ्रीली अच्छी चीजों के बारे में, आदर्शों के बारे में सोचने की बजाय उसके सामने हम क्या परोस रहे हैं। देखिए आप मोबाइल पे उसके सामने क्या क्या आ रहा है। जो चीजें उसके ऊपर कर्ब करने की आवश्यकता है, जिसपे संयम उसको सिखाने की आवश्यकता है,
वो तो हम बचपन में उसको ये दिखाते हैं कि अगर तू अच्छा करता है तो ये चीजें तेरे को मिल जाएंगी, एज इफ वो उसकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं। तो हम यहां से यहां तक पहुंच गए। अब हम इसको कितना गहराई तक लेते हैं, देखिए वो हमारे ऊपर है। ये उस सामाजिक जो क्रूरता है वो उसका स्थान ले लेगी, नहीं ले चुकी है। आपको लगता है आप बाजार जाते हैं, आपको वैरायटी उपलब्ध है, आप एक प्योर चीज लेना चाहें, आपको पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं है। आपको हवा उपलब्ध नहीं है, आपको अच्छा जल उपलब्ध नहीं है, आपका खुद का जो समाज है या खुद का परिवार है उसमें आप शांति से उनके साथ समय नहीं व्यतीत कर सकते। सामाजिक जो ढांचा है उसमें मतलब कहीं भी जो आपके मूलभूत जो आधार है जीवन का ही, वो ही नहीं है। आप औषधि लेने जाओ तो औषधि आपको सही मिलती नहीं है, वो तो तब पता चलता है जब आप कहें कि क्या ये प्योर है। कभी इसका तो क्या मानदंड है प्योर। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। ये तो तब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह अभी भी अपनी इंद्रियों के तुष्टिकरण के लिए और सुख भोग के लिए मुक्त है। इसलिए मतलब मुक्त है तो हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि भी ये सुख साधन किस लिए, मैं पैसा कमा किस लिए रहा हूं, कि इनकी तुष्टिकरण हो जाए। बेड हो इतना आरामदायक हो, रूम में घुसे तो पूरा जो घर है मेरा ऑटोमेटेड हो, इस समय इतना मेरे को टेम्परेचर चाहिए वो उतना मिल जाएगा आपको। पूरा का पूरा आपको जो है ना, आप उसको इंटेलिजेंट होम कहना शुरू, इंटेलिजेंट है साहब ये तो। मेरे को इस समय ये भोजन चाहिए, सारा ऑटोमेटेड आपका पूरा घर हो जाएगा। कुल मिला के है किसकी तुष्टि ये, और सुख भोग के लिए मुक्त है। इसलिए यूरोपीय अपने आप को स्वतंत्र मानता है। उसे यह ज्ञात नहीं कि कौन कौन से दांत उसकी स्वतंत्रता के मर्म को काटते जा रहे हैं। आप वास्तव में स्वतंत्र हो या नहीं हो, आप तो परतंत्र हो। मतलब एक मोबाइल भी है, वो मेरा इंस्ट्रूमेंट होने की बजाय मैं उसका गुलाम हो गया। कौन कौन से दांत हमको काटे जा रहे हैं हमको पता ही नहीं। और फिर भी महान फ्रांसीसी क्रांति के सूत्र में सच्चा रहस्य उनके उपयोग में लाने के लिए तैयार पड़ा है। उस सूत्र के दो विचारों, स्वतंत्रता एवं समानता, तो ये तो इन्होंने सामने लाए, को पाने का यूरोप ने कुछ उत्सुकता के साथ प्रयास किया है, किंतु उसने तीसरे और सर्वाधिक आवश्यक विचार भ्रातृत्व को पूर्णतया अस्वीकार किया है। अस्वीकार अपने आप ही हो गया, क्योंकि आत्मा का कोई दृष्टिकोण नहीं है। आत्मा के बिना भ्रातृत्व आ नहीं सकता। परिवार के अंदर आप सब एक आराम से रहते हैं, क्या भाव है, भ्रातृत्व का भाव है। एक परिवार का बोध, एक बॉन्डिंग जो परिवार का आपके आ जाता है कि मेरा ये परिवार है भाई, ये भाव भी आपके सारे डिफरेंसेस को दूर कर देता है। भाई ठीक है, अब क्या करें। इनफैक्ट आप ज्यादा आसक्त हैं तो कमियां नजर ही नहीं आती उसकी, माँ को कमियां नजर नहीं आती। कौन सा भाव है जो सारे को जो है आलिंगन कर लेता है, सारी कमियों को दूर कर देता है, ये बॉन्डिंग। हाँ भाई ये भी माँ का बच्चा है, इसमें क्या बात है। ये भ्रातृभाव आ जाता है, एक संस्था अच्छे से चल पाती है। जो समाज, जो संगठन, जो इकाई जिसमें ये भाव है कि भाई हम इस चीज के लिए हम भारतीय हैं, तो अगर वास्तव में है तो एक उसके अंदर भी एक यूनिटी आ जाती है, उसमें आप गुणदोष विवेचन नहीं करते। और जैसे ही धीरे धीरे आत्मा विलुप्त हुई, आपके पास बच जाता है आपका एक छोटा सा अहंकार। वो ग्रंथि के माध्यम से अब जैसे ही अहंकार आता है, एक परिवार के अंदर भी विच्छेद होने शुरू हो जाते हैं। वही काम और दूसरी इकाइयों में, चाहे वो समाज हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, या जो भी संगठन की जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये मूल जो चीज है भ्रातृत्व, सच्चा जो भ्रातृत्व है, जो ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, ये आत्मा के ऊपर ही निर्भर करती है, ये है नहीं। अब इसलिए वो कोशिश करे स्वतंत्रता, तो बाहरी तो स्वतंत्रता है ही नहीं। भाई बॉडी आपकी स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। समानता, आप खुद अपने आपके अंदर समान नहीं है। समानता किसमें, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, दूसरे की अपनी कैपेबिलिटीज हैं। आप माइंड के काम में बहुत ज्यादा शार्प हैं, दूसरा हाथ के काम में बहुत तेज है, कुशाग्र है, कुशल है। अब समानता का क्या मतलब है। समानता तो ये है कि उसकी
यथा योग्य पूर्ति करें आप। जिसका बौद्धिक बहुत तेज है उसको वैसा काम दिया जाए। इसलिए वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ, ये जो अलग अलग क्वार्टेट है, कितनी परफेक्ट व्यवस्था है। अभी आप कहेंगे समानता, जिसका हाथ का कारीगर है उसको ले जाके मैंने सेना के अंदर खड़ा कर दूं, उसको बेचारे को देख के ही डर लगता है, उसका वर्ण है ही नहीं वहां वो काम करने का। और जिसके अंदर वो तेज है, ओज है, शक्ति है, जीतने का, पजेस करने का, राज्य करने का, ये जिसके अंदर है, उसको ले जाके ऐसी कोई चीज के अंदर बिठा दो जिसके अंदर बेचारा वो अपने आप को वेल सूटेड ही महसूस नहीं करता, तो ये तो डिसबैलेंस हो ही गया। तो समाज का भी आप सही व्यवस्थापन ये बिना कंसीडर किए कि उसका वर्ण क्या है, कितनी मतलब उनकी प्रज्ञा देखिए आप भारतीय संस्कृति की, कि शुरू में ही समझ गए कि बेस्ट तरीका क्या है इसको व्यवस्थित करने का, जो आज तक कोई दूसरा, मतलब यहां भी हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे। जातियों को मिटाओ, इनको मिटाओ, अरे फंडामेंटल चीज है। हाँ, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो भ्रष्ट किस चीज में हो गई, वो तो हमेशा ही है। शूद्र जो शब्द है या जो एक टर्म है हमेशा ही दुरुपयोग होता रहा, क्योंकि शूद्र के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है। अगर चेतना के मापदंड से देखें तो उसके अंदर ज्ञान का पक्ष भी है और उसके अंदर एक तामसिक पक्ष भी है जिसमें कोई लाइट नहीं है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये हो सकता है, और व्यक्ति के अंदर उसका चिंतनात्मक पार्ट भी है जो सत्व की ओर जाता है, वो उसका ब्राह्मण है। शरीर जो है वो जो हमेशा ही तामसिक है वो शूद्र के अंदर आता है। अगर वर्ण की अगर आंतरिक बात करें तो शूद्र सबसे ऊंचा भाव है, सेवा भाव, जो आत्मा के प्रादुर्भाव के बिना नहीं हो सकता। तो शूद्र तो एक ऐसी चीज है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और संस्कारा द्विज उच्यते, वो जो महाभारत के अंदर वो कह रहे हैं वो एक अलग सेटअप है। तो इसलिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई कि वेदों के अंदर या हमारे जो पहले का साहित्य था जिसमें टर्म्स को जिस तरीके से काम में लिया जाता था उनको पता, उस समय उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट था। जैसे इंग्लिश में कई ऐसे शब्द हैं जो अगर प्रोनाउंसिएशन एक ही स्पेलिंग का दो टाइम दो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, तो जो समझता है इंग्लिश उसको बताने की जरूरत नहीं है यार इस समय ये है। जैसे आप कहेंगे मिनट और माइन्यूट, एक ही स्पेलिंग है, दोनों अलग हो गए। आपने कहा रोज और अराइज का जो है अरोज, तो ऐसे शब्द हैं, तो आपको ये समझाने की आवश्यकता थोड़ी है। तो जब उन्होंने शूद्र शब्द काम में लिया तो उनको पता था। तो ये जो भ्रातृत्व की बात कर रहे हैं ये तो एकमात्र आत्मा के ऊपर आधारित है। उसके स्थान पर उसने अपने हृदय की प्रिय मूर्ति, भ्रातृत्व के स्थान पर उसने क्या स्थापित कर दिया, मशीनरी। उसके हृदय की प्रिय मूर्ति है और उसे उसने सहचर्य का संघ बना का नाम दिया है। आपका एसोसिएशन, सारे एसोसिएटेड तरीके से, ये एसोसिएशन, दिस एसोसिएशन, संघ का नाम दे दिया। परंतु भ्रातृत्व के बिना सहचर्य मात्र मशीनरी ही है, खाली मशीनरी है। आपने संघ बना दिया, स्वयं सेवक संघ, ये संघ, वो संघ, हालांकि उसके अंदर भी वो एक आइडियल से जुड़े हुए हैं, उनके एक आदर्श है, और जितना ही वो उसको फॉलो करते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हम जहां हम जानते हैं बहुत हार्मनी के अंदर वो रह रही हैं, उनमें ये चीज है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा अपनी बाहरी प्रकृति से आदर्श की ओर भी जाएंगे, थोड़ा भी जाएंगे, तो ये तत्व हो सकता है मशीनरी के आधार पर नहीं हो सकता। परंतु फिर भी इससे और अधिक स्पष्ट प्रमाण क्या होगा कि फ्रांसीसी विचारक के आदर्श सहचर्यात्मक प्रसन्नता हेतु 3 आवश्यक तत्वों के चयन में पूर्णतः निर्देशित थे। मतलब इन तत्वों के चयन में निर्देशित थे। केवल प्रेम ही है जो स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोक सकता है। स्वतंत्रता के दुरुपयोग को, आपको मैंने फ्रीडम दे दी, अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए, अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उसका दुरुपयोग न करें। प्रेम है जो उसका दुरुपयोग, आपके पास सारी माने राइट्स दे रखे हैं आपको आश्रम में, किस लिए, और बिल्कुल
निर्भीक तरीके से, मतलब कोई असंदिग्ध तरीके से आपको पूरा माँ ने अधिकार दे रखा है, क्योंकि माँ जानती है कि आपका उनसे इतना डीप लव है, वो प्रेम है, वो आपको स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से रोक देगा। आप अपना, मान लीजिए कोई ऐसा आयोजन है, उसमें अपना खजाना किसको देके जाएंगे? बुद्धि है या नहीं है सेकेंडरी है, वो आपसे इतना प्रेम के अंदर है, वो कभी उसको नुकसान नहीं होने देगा। आप कहेंगे इसको दो, आप उसको नहीं बिठा के जाएंगे साहब इसने इतनी पीएचडी कर रखी है, या इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर है, या इतना ये है, उसको आप अपने खजाने के ऊपर की मैं जा रहा हूं यात्रा पे या हमारे कोई आयोजन है, उसकी रखवाली के लिए किसको, जो विश्वस्त है। विश्वस्त का क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि प्रेम ही है एकमात्र जो किसी भी चीज के दुरुपयोग को रोक देगा। केवल भ्रातृत्व ही है जो समानता को सहनीय बना सकता है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रेम रोक सकता है, और भ्रातृत्व जो है वो ही समानता को सहनीय बना सकता है, नहीं तो असहनीय बन जाती है। समानता का क्या मतलब? आज यही तो प्रॉब्लम चल रही है, इसको आपने इतना दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई क्या बात हो गई? तो माँ ने इतना बड़ा संगठन आश्रम का चलाया, उसमें एक ही पॉलिसी है, वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी जो है ना, उसके अनुसार काम करो, और आपको जो सुविधाएं दी जाएंगी वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है। आपको आवश्यकता नहीं है, एक जना जो है उसको मतलब हम मकानों की वहां देखें, माँ का जो आवंटन था किस तरीके से, उनको सुविधाओं का आवंटन किस तरीके से है, और कार्य का आवंटन किस तरीके से है। माँ के समय की सारी कहानियां हम देख सकते हैं, इसमें क्या बात है। और सारों के साथ अपने अपने तरीके का उनका व्यवहार है। ये बहुत ज्यादा डीप तत्व चल रहे हैं। हमको लगता है कि ये सामान्य भाषा में है, पर आज तक हमने इसका क्रियात्मक स्वरूप नहीं देखा है। इसी से पता चलता है कि ये कितने गंभीर और कितने फंडामेंटल चीजें हैं। ये सुन के अच्छा लगता है, पर इसके एग्जीक्यूशन में ये कैसा है, ये तो माँ का उदाहरण है इसलिए हम कह पाते हैं। बाकी तो इसके वास्तव में इन चीजों के उदाहरण तो मनुष्य जाति जिस स्तर के ऊपर है वो दिखा रही है कि वो कहाँ है। तो हम अगर ये मानते हो, हाँ जी हम समझ गए, तो वो तो प्रमाण आपका जीवन होगा इसका, कि क्या हम जंतुक हैं या उन्हीं का संगठन है, उसी व्यापार को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है साहब बाबा जी बन जाओ, पर केंद्र में आपका हार्ट कहाँ है भाई, मुख्य बात यही है। सारी चीजों का केंद्र ये है कि क्या उसके केंद्र में माँ है, बस यहां हम इसको रोक देते हैं। कोई चीज इसमें, कोई बात सब्या जी, रविकांत जी? सर इसमें ठीक एक है। जो जगह है, नहीं भैया। हाँ रविकांत जी। इसके पहले वाले पैराग्राफ में हाँ बताइए। तंत्र, संगठन और मशीनरी ने अपनी पूर्णता प्राप्त कर ली है। हम्म। इसके बाद ये लिखा है कि बंधन को भी उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति तक ले जाया गया है, हाँ और बाहरी अजी आपका बंधन है ना, आप अगर अभी देखें तो हमारे लिए वो बंधन नियम कानून बन गए। अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे, और वो टीका प्रमाणित है या नहीं है। अगर एक किसी दूसरे ने एक उसका विकल्प दिया है पर सरकार ने उसको प्रमाण सिद्ध नहीं किया है, एक एजेंसी है एक्स जिसने 20 परीक्षण किए जिसके अंदर से 5 ही पॉजिटिव आए, एक दूसरी संस्था है वाई, उसने 5,000 लोगों के ऊपर अपनी आयुर्वेद का परीक्षण किया है और उसके अंदर से 98% उसकी सक्सेस रेट है। तो भी WHO किसको प्रमाणिकता दे रहा है? एक्स को, जिसकी सक्सेस रेट का पता ही नहीं है। जो भी टीके आए और उनका क्या परिणाम है, क्या इनके पास समय था उसको देखने का? और एक दूसरी स्टडी भी आई जिसके अंदर उन्होंने सारा तैयार करके दे दिया और उसके खिलाफ WHO और सब एजेंसियां आपकी खड़ी हो गई। नहीं आयुर्वेद तो कैसे आ सकता है इसमें? क्यों भाई आयुर्वेद क्यों नहीं आ सकता? ऐसे ही आप अगर देखेंगे आपकी एक एक चीज के अंदर जो हस्तक्षेप है और आपको जिस तरीके से गुलाम बनाया गया है, हर चीज के अंदर आपकी शिक्षा पद्धति है। आप अगर एक स्कूल खोलना चाहेंगे
आप लगभग ये पाएंगे कि असंभव है। अगर आप मां श्री अरविंद की शिक्षा को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे या आप कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई विकल्प लाना चाहेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इस वातावरण में तो इतना लगभग असंभव सा है कि या तो आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लें, अपनी पूरी व्यवस्था भोजन की और की पूरी अपनी बना लें, आपको सरकार से कोई लेना देना नहीं। पर मान लीजिए आइसोलेट कर दिया और उधर से सरकार कोई सड़क निकाल रही है, मेरे को एक्सप्रेस हाईवे निकालना है, वो तो उसको अधिग्रहण करेगी। कहां घुस जाओगे आप? तो जितने भी ये नियम कानून हैं, इसने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का तो लेन देन ही नहीं है। और राम जी के समय हम ये कह रहे हैं कि ऐसी स्वतंत्रता है कि एक जना भी अगर प्रश्न चिन्ह उठा देता है तो उसके कारण भी सारे आपके निर्णय जो है, पूरा राज्य उसको, कि एक को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कुत्ता भी है, वो असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। वो भी अगर आके कह देता है कि मेरे को असंतुष्टि है, तो उसका भी निराकरण किया जा रहा है। हम इसको इसलिए महसूस नहीं कर रहे क्योंकि हम बचपन से इस परतंत्रता में हैं और धीरे धीरे हमको एक लगता है हाँ इसके बिना कैसे होगा। ये परतंत्रता है और हम इसमें जा सकते हैं, पर वो समय से बाहर चली जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए है, फिर बाद में कि इस चीज को सोचें। आप कोई भी, आप अपने हाथ में अपने सामने जो सामान रखा है वो ले लीजिए। अब उसको धीरे धीरे उससे आगे चलिए कि कैसे वो आपके पास आ रहा है। उसको अगर छोड़ना चाहें, आपके आज का जो भी ढर रहा है, तो क्या आप स्वतंत्र हैं या आपके पास चॉइसेस छोड़ी गई हैं? आपका बैंकिंग सिस्टम है, आपका जो भी कोई सिस्टम है, आप नहीं जा सकते उससे ज्यादा बाहर। आप क्या कर सकते हैं? जिन चीजों की बातें करी जा रही है, आप कितना क्या कर सकते हैं? आपको लगता है हम फ्री हैं? फ्री किसके लिए? नीचे से नीचे जाने के लिए, उसके लिए फ्री हैं आप। बाकी अगर इसमें जाना चाहें, बड़ा मुश्किल है। ये परतंत्रता है। हमको भोजन नहीं है, हमको लगता है स्वतंत्रता है। बीज आपको नहीं मिल सकता, इंडिजिनस बीज नहीं है। आपको वो ही चीजें करनी पड़ेंगी, उसी सेटअप में जाना पड़ेगा। वही जो विशाल कंपनियां हैं, उनका आपको छोटी मछली बननी ही पड़ेगी। हाँ, बस आप कितना उसको कुशाग्र तरीके से अपनी व्यवस्था को, मेरे को इतनी जगह मिली है, मैं इसको कितना बढ़िया सजा सकता हूं, बस सारे लोग इसी के अंदर प्रयास कर रहे हैं। मूलभूत प्रश्न नहीं कर रहा कि क्या ये ढांचा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं चल रहा। जिस दिन आप ये प्रश्न उठाते हो, उस दिन पता चल जाएगा कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं है। तब पता चलेगा स्वतंत्रता बिना स्वतंत्रता। आपकी लिमिटेशन तो आप जब दीवार के पास जाके खड़े होंगे तब पता चलेगी। अभी मैं दीवार के पास नहीं हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो मैं इस विचार को समझ नहीं पा रहा। भाई यही तो विचित्र बात है, क्योंकि हम समाज को इस तरीके से नहीं देख पा रहे। हमारे सारी चीजों को किस तरीके से कुछ ही लोगों या विचारों या संगठनों द्वारा उसको अधिकृत कर लिया गया है, ये हम नहीं देख पा रहे। और इससे सूक्ष्म वाइटल ने हमारे ऊपर कैसे अधिकार कर लिया है पूर्ण रूप से। अरे हमारी स्थिति, हमारे डीपर मोमेंट्स में कौन हम में से ऐसा है जो नहीं चाहता करना, और फिर भी कितना कर पाता है वो हम में से कौन सा है जो नहीं जानता। ये सारी तो लिमिटेशंस हैं। ये और अगर समय रहेगा तो हम इसकी चर्चा कर सकेंगे रविकांत जी। इसको यहीं छोड़ देते हैं। बाकी ये तो उदाहरण हमने कोरोना के समय देखा ही था कि आपको ये तो वैक्सीन लगानी पड़ेगी, नहीं नौकरी नहीं कर सकते, जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ट्रैवल कर सकते। और ये इसलिए लगवानी पड़ेगी क्योंकि WHO ने इसको प्रमाणित किया है। अरे तो एक दूसरी कोरोनिल भी आई थी, उसकी केस स्टडी तो उसने ज्यादा दी थी, इतना पुलिंदा दिया था। उसके अलावा और इतने इतने विकल्प थे, उनको तो कहा जेल में डाल देंगे अगर आवाज खड़ी करी तो। और परतंत्रता क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? मैं नहीं लगवाना चाहता, नहीं लगवानी पड़ेगी आपको। नहीं तो बाहर नहीं जा सकते, सरकारी नौकरी है वो नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, भोजन नहीं मिलेगा आपको, जो भी जहां भी आपका परीक्षा नहीं दे सकते परीक्षार्थी, ये दिखाओ। और बंधन मतलब मैं चाहता हूं, आपके चाहने से हमको मतलब नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा बस। ठीक है, यहीं रोक देते हैं। ठीक है भैया।